दोस्तों, हम पढ़ रहे थे शिक्षण विधियों की महासीरीज। उसको आगे बढ़ाते हैं उसी क्रम में। तो क्वेश्चन नंबर 11 से 11 जो अधूरा था उसे पूरा करते हैं। वो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 11 वो इस प्रकार है कि भाषा सीखने का यानी कि भाषा सीखने का का व्यवहारवादी वादी दृष्टिकोण 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 बल देता है बल देता है। क्वेश्चन है कि जो भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वह बल देता है। ऑप्शन ए में है अनुकरण यानी कि अनुकरण पर। ऑप्शन बी इसका है भाषा प्रयोग भाषा प्रयोग। ऑप्शन सी है रचनात्मकता रचनात्मकता। ऑप्शन डी है अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति। देखिए, जो भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है उसमें के अनुसार बच्चा दूसरों से सुनकर या देखकर सीखता है, यानी वो उनका अनुकरण करता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या आएगा? अनुकरण पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार है कि भाषा शिक्षण में शिक्षण में खेल का भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यानी इसका मतलब क्या है कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्व स्थान है। ये क्यों है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है कि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। ऑप्शन बी खेल में आनंद आता है। नंबर सी है कि खेल से शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास होता है। ऑप्शन डी है खेल भाषा को विस्तार देते हैं। खेल भाषा को विस्तार देता है। तो देखिए, जो भाषा सीखने में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, क्योंकि खेल में ही बालक अपने सहपाठियों से विभिन्न प्रकार के जो भाषा कौशल है उनको अर्जित करता है, यानी कि भाषा कौशल सीखता है। तो इसका मतलब ये है कि खेल है जो वो बच्चे की भाषा को विस्तार देता है, उसके भाषा का विकास होता है और वह अपने समूह के बच्चों के साथ भाषा को सीखने के लिए अधिक प्रोत्साहित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है कि भाषा सीखने के संदर्भ में
भाषा सीखने के संदर्भ में के संदर्भ में गृह कार्य का महा उद्देश्य है। जो भाषा सीखने का के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है, ऑप्शन ए है कि कॉपियाँ भरवाना, कॉपियाँ भरवाना। ऑप्शन बी है अभिभावकों को खुश रखना, अभिभावकों को खुश रखना। ऑप्शन सी है सीखने को विस्तार देना, सीखने को विस्तार देना। ऑप्शन डी है बच्चों को व्यस्त रखना। देखिए, जो भाषा सीखने के संदर्भ में गृह कार्य का जो उद्देश्य है वो न तो अपने बच्चों की कॉपी करवाना है, नहीं बच्चों को व्यस्त रखना है, नहीं उनके गार्जियनों को खुश, बल्कि गृह कार्य के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, उन्हें सीखने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। इसका मतलब क्या है कि गृह कार्य बच्चों को सीखने का विस्तार देता है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसमें खेल विस्तार देता है भाषा को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो इस प्रकार है कि प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर स्तर पर आधारभूत, यानी कि क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 14 कि प्राथमिक स्तर पर, यानी कि प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है, आधारभूत कौशल है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल क्या है? इस प्रकार है, देखिए, सुनना, पढ़ना। बी है पढ़ना लिखना। ऑप्शन सी है सुनना ना लिखना। ऑप्शन डी है सुनना बोलना। तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर जो आधारभूत कौशल है उसमें बालक को पहले सुनना सिखाया जाता है, उसके बाद में बच्चा बोलता है, यानी कि सुनना और बोलना। और इसमें ऑप्शन डी दे रखा है सुनना और बोलना, यही प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है। तो सुनना और बोलना इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार है कि भाषा में सर्वप्रथम किस कौशल का विकास करना चाहिए, ऑप्शन ए है
उच्चारण। ऑप्शन बी है वाचन। ऑप्शन सी है लेखन। ऑप्शन डी है पठन। तो देखिए कि भाषा में जो सर्वप्रथम है किस कौशल का विकास करना चाहिए। तो भाषा में हमें सबसे पहले बच्चों को उच्चारण यानी कि उसे बोलना यानी उच्चारण का जो कौशल है उसका विकास करना चाहिए। इसलिए इसका ए इज करेक्ट आंसर, उच्चारण ही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 है अमित। पढ़ते समय कठिनाई या कठिनाइयाँ महसूस करता है वह ग्रसित है। ऑप्शन एक डिस्ग्राफिया यानी क्या अमित है वो पढ़ने के समय कठिनाई महसूस करता है, वह ग्रसित है। डिस्ग्राफिया। ऑप्शन बी है डिस्फेजिया, सॉरी एफेजिया। क्या है? डिस्कैलकुलिया। ऑप्शन सी है अफेजिया। ऑप्शन डी है डिसलेक्सिया। ऑप्शन डी लिख रहा हूँ। ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया। तो देखिए अमित क्या है, पढ़ते समय उसे कठिनाई महसूस होती है। यानी कि जो बालक है उन्हें पढ़ने के समय कठिनाई आती है वो डिसलेक्सिया नामक बीमारी से ग्रसित होते हैं। यानी कि वो डिसलेक्सिया नामक अक्षमता से जूझते हैं। किसका सही आंसर क्या है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यानी पठन संबंधित विकार। क्वेश्चन नंबर 17 है जो इस प्रकार है कि नंबर 17 इस प्रकार है कि कक्षा में रामायण पढ़ाते समय कक्षा में रामायण 17 रामायण कक्षा में रामायण पाठ रामायण का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि कक्षा में रामायण है उसका हमें बच्चों को किस प्रकार से उसका ज्ञान दिया जाना चाहिए, यानी किस विधि से रामायण का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रकार है कि वो इस प्रकार है कि ऑप्शन ए व्याख्यान विधि से व्याख्यान विधि से। ऑप्शन बी है ऑप्शन बी इस प्रकार है खोज विधि से खोज विधि। ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन डी है कहानी विधि तो देखिए
कक्षा में यदि हम रामायण के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को रामायण की जो भी पाठ है उसका कहानी के रूप में पहले उनको बताएंगे, तभी बालक उसको पढ़ने में रुचि लेंगे। यानी कि उसे हम कहानी के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो कक्षा में रामायण पाठ का जो अध्यापक पढ़ाएगा यदि वो कहानी विधि से पढ़ाएगा तो बच्चों में अधिगम का विकास अधिक होगा। यानी कि कहानी विधि इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार है कि भाषा शिक्षण से सर्वाधिक यानी क्या है से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति यानी अस्ति। इसका मतलब क्या है, जो भाषा शिक्षण है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है व्याकरण ज्ञानम यानी व्याकरण ज्ञानम। ऑप्शन बी है व्यवहार ज्ञानम व्यवहार ज्ञानम। ऑप्शन सी है शुद्धोच्चारण ऑप्शन डी इस प्रकार है विद्यार्थी नाम रुचि। तो देखिए जो भाषा शिक्षण है उसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि भाषा शिक्षण से हम उस भाषा का शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं, यानी कि उसको उसकी जो शुद्धता है उसका ज्ञान होता है। इसका आंसर क्या होगा, शुद्धोच्चारण। क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार है कि गद्य शिक्षण के द्रुत पाठ में अधिक ध्यान दिया जाता है। यानी कि जो गद्य शिक्षण है उसका जो द्रुत पाठ है उसमें अधिक ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन ए है अर्थबोध। ऑप्शन बी है सस्वर पाठ बी। सी में है मौन वाचन। ऑप्शन डी है वह है शब्दार्थ पर यानी शब्दों के अर्थ पर। देखिए जो गद्य शिक्षण के द्रुत पाठ है उसमें अधिक ध्यान दिया जाता है, यानी कि उसके जो तीव्र गति से पढ़ते हैं उसमें अर्थबोध यानी उसके अर्थ के ज्ञान यानी अर्थ पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि अर्थबोध पर ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की नंबर 20 है गद्य गीत नाटके विधि गीत नाटके पद्धति भवती
यानी कि गीत नाट्य की विधि होती है। बहुत यानी होना। गीत नाटक पद्धति है। ऑप्शन ए है गद्य शिक्षण की, गद्य शिक्षण। ऑप्शन बी है पद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, शिक्षण। ऑप्शन सी है व्याकरण शिक्षण, व्याकरण शिक्षण। ऑप्शन डी है रचना सीखने, रचना सीखने, रचना सीखने। प्रश्न क्या है कि जो गीत नाटक विधि है, पद्धति है, वह है होती है। तो देखिए गीत नाटक आदि जो पद्धतियां हैं वो हम गद्य शिक्षण के अंतर्गत आती है। यानी कि जो गीत नाटक पद्धति है वह गद्य शिक्षण की पद्धति है। किसकी पद्धति है? तो गद्य शिक्षण, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इस प्रकार है कि अधिगम अनुभव, अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई, केंद्रित इकाई में निम्न में से किस पर अधिक बल दिया, इनमें से किस पर अधिक बल दिया जाता है, बल दिया जाता है। ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम पर, पाठ्यक्रम पर। ऑप्शन बी है छात्र अनुक्रिया पर, छात्र अनुक्रिया। ऑप्शन सी है शिक्षक अनुक्रिया, शिक्षक अनुक्रिया। ऑप्शन डी है वह पाठ्यक्रम और शिक्षक अनुक्रिया, पाठ्यक्रम व शिक्षक अनुक्रिया, शिक्षक अनुक्रिया दोनों। तो देखिए जो अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई है उनमें वर्तमान में जो छात्र है उसकी जो अनुक्रिया है, यानी कि छात्र कुछ भी यानी कि अधिगम करने के बाद स्वयं अनुक्रिया करता है तो वह शिक्षण सफल है। यानी जो अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई है उसमें जो छात्र अनुक्रिया है उस पर ही अधिक बल दिया जाता है। यानी कि छात्र खुद करके सीखे, यानी छात्र भी की अधिगम के प्रति अनुक्रिया, शिक्षण के प्रति अनुक्रिया, यानी कि छात्र अनुक्रिया इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 वो इस प्रकार है कि लिखित अभिव्यक्ति, देखो लिखित अभिव्यक्ति किसमें, लिखित अभिव्यक्ति व्यक्ति कस्मिन् न भवति, न भवति। इसका मतलब क्या है कि लिखित अभिव्यक्ति किस में नहीं है। मतलब क्या है कि लिखित अभिव्यक्ति किस पद्धति में नहीं या किस में नहीं है। पहला है पत्र लेखनी। ऑप्शन ए में क्या है? पत्र लेखनी। इसमें लेखनी विधि नहीं है क्या? देखिए लेखने।
ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है निबंध लेखने। इसमें भी है क्या, निबंध लेखने। ऑप्शन सी है वाद विवाद, वाद विवादे। ऑप्शन डी है कि जीवनी लिखने, जीवनी लेखने। तो देखिए किस विधि में यानी किस में लिखित अभिव्यक्ति नहीं है। तो देखिए जो हम पत्र लिखते हैं उसमें लिखते हैं यानी लिखित अभिव्यक्ति आ रही है, निबंध लेखन में भी निबंध लिखते हैं लिखित अभिव्यक्ति है, और जीवनी लिखने में भी लिखित अभिव्यक्ति का प्रयोग हो रहा है। लेकिन जो वाद विवाद है इसमें हम सिर्फ वार्तालाप के माध्यम से वाद विवाद करते हैं, तो वाद विवाद लिखित अभिव्यक्ति का में ना इसका प्रयोग नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। वो इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि क्वेश्चन नंबर 23 पाठ्यक्रम में शामिल में शामिल 4H में कौन शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। तो देखिए जो पाठ्यक्रम में 4H दिया था उसमें कौन शामिल नहीं है। तो देखिए हृदय, हार्ट, हृदय ए, हाथ, हृदय, हाथ। नंबर 3 नंबर सी में है मस्तिष्क, हेड, मस्तिष्क, मस्तिष्क, मस्तिष्क। डी में है स्वास्थ्य। तो देखिए हृदय है वो एच में आता है, हार्ट, हैंड एंड हेड। लेकिन जो हेल्थ है वो 4H का पार्ट नहीं है, यानी कि स्वास्थ्य है वो इस पाठ्यक्रम में 4H में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, स्वास्थ्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। वो इस प्रकार है कि एक प्रभावी शिक्षक वह है जो, यानी कि एक प्रभावी शिक्षक वह है जो, देखिए ऑप्शन ए है कक्षा को नियंत्रित करे, कक्षा को नियंत्रित करे। ऑप्शन बी है अधिक सूचनाएं प्राप्त करे। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति प्रेरित करे, प्रेरित करे। ऑप्शन डी है गृह कार्य, गृह कार्य सावधानी से गृह कार्य सावधानी से जांचे। तो देखिए एक जो प्रभावी शिक्षक है वह अपने विद्यार्थी को
अध्ययन के प्रति प्रेरित करता है, यानी उससे अध्ययन के प्रति उत्साहित किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति प्रेरित करना ही एक प्रभावी शिक्षक का उत्तरदायित्व है। और उसकी उपलब्धि भी क्या है कि वह अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति प्रेरित करे, ये उसका कौशल है। यानी कि विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति प्रेरित करना इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार है कि छोटी कक्षाओं में, यानी देखो छोटी कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन, छोटी कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो देखिए, जो छोटी कक्षाएं हैं उसमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो देखिए ऑप्शन ए में है खोज विधि। ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि। ऑप्शन सी है समस्या समाधान ऑप्शन डी है कहानी विधि। तो देखिए, एक प्राथमिक स्तर पर छोटी कक्षाएं होती है, उनमें हम उन बच्चों को खोज के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, नए वो उनको व्याख्यात से अध्ययन किया जाता है, नए समस्या समाधान से, बल्कि बच्चों को उस टॉपिक को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे ताकि बच्चे कहानी सुनने में अधिक रुचि लेते हैं और कहानी के माध्यम से वो अध्ययन में रुचि लेंगे और अध्ययन सफल होगा। यानी कि छोटी कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है वह कहानी विधि इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं कि वो इस प्रकार है कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 चतुर्विद भाषा कौशलम चतुर्विद भाषा कौशला नाम कर्म निर्धारणम चतुर्विद भाषा कौशला नाम कर्म निर्धारणम अस्ति। यानी चारों भाषा कौशल है, उनका सही क्रम क्या है? देखिए, ऑप्शन ए है श्रवणम भाषणम लेखनम पठनम। भी है श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम। ऑप्शन सी है भाषणम पठनम
लेखनम श्रवणम। ऑप्शन डी है श्रवणम पठनम लेखनम भाषणम। तो देखिए, जो भाषा कौशल है वो बच्चों में इस प्रकार है कि पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। यानी कि पहले श्रवण सुनता है, फिर भाषण में बोलता है, लेखन में लिखता है और फिर पढ़ता है। यानी कि जो भाषा कौशल का सही क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। श्रवणम, भाषणम, लेखनम, पठनम इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इस प्रकार है कि निम्नलिखितांशु निम्नलिखितेषु किम छात्र केंद्रित अनुदेशनम यानी नीचे लिखे हुए में से कौन सा छात्र केंद्रित अनुदेशन है? ऑप्शन ए इस प्रकार है कि व्याख्यानम। देखिए, व्याख्यानम। बी है वैयक्तिक कम अनुदेशनम। ऑप्शन सी है प्रदर्शनम। ऑप्शन डी है इस प्रकार प्रतिमानात्मक। देखिए, जो निम्नलिखित में छात्र केंद्रित अनुदेशन वह है जिसमें वैयक्तिक अनुदेशन यानी उसको व्यक्ति रूप से अनुदेशन किया जाए। यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रकार है कि छात्र न क्रियते यानी छात्र क्या नहीं करते हैं? छात्र न क्रियते। ऑप्शन है आदर्श वाचनम बी में है अनुकरण वाचनम। ऑप्शन सी है मौन वाचनम। ऑप्शन डी है सामूहिक वाचनम। देखिए, जो छात्र है वो क्या करते हैं? एक तो अनुकरण वाचन करते हैं, मौन वाचन करते हैं और एक सामूहिक वाचन करते हैं। लेकिन जो ये आदर्श वाचन है ये कहता है अध्यापक, यानी कि छात्र आदर्श वाचनम नहीं करता है, इसलिए आदर्श वाचनम इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं कि इसमें ऑप्शन ऐसे ही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 तो इस प्रकार है कि निबंधात्मक परीक्षा निबंधात्मक परीक्षा निबंधात्मक परीक्षा
विश्वसनीय, 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 विश्वसनीय भवती, यानी कि निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा विश्वसनीय होती है? इस प्रकार है कि ऑप्शन ए साक्षात्कार, साक्षात्कार, ऑप्शन बी है मौखिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, नाम, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठ परीक्षणम, निष्ठ परीक्षणम, ऑप्शन डी है लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा, परीक्षणम। तो देखिए जो निबंधात्मक परीक्षा है उसकी अपेक्षा जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है वो अधिक विश्वसनीय होती है, क्योंकि इसमें फिक्स एक आंसर होता है, यानी फिक्स एक निश्चित वन आंसर होता है, जबकि निबंधात्मकता में बहुत सारे उसके विकल्प देखे जाते हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठ में सिर्फ और सिर्फ वन आंसर को सही माना जाता है। इसलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जो इस प्रकार है कि संभाषण योग्यता, यानी कि संभाषण योग्यता, यानी संभाषण योग्यता या विकास से सहायक सहायिका विधि अस्ति, विधि अस्ति। ऑप्शन ए है सूत्र विधि, ऑप्शन बी है व्याख्या विधि, व्याख्या विधि, ऑप्शन सी है कंठस्थीकरण विधि, ऑप्शन डी है भाषा संसर्ग, भाषा संसर्ग विधि, संसर्ग विधि। तो देखिए जो संभाषण योग्यता है उसके विकास में जो सर्वाधिक सहायक विधि है इन बच्चों के संभाषण योग्यता के लिए वो है भाषा संसर्ग विधि। क्या है? भाषा संसर्ग विधि इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों यदि हमारे वीडियो में किसी जगह गलती हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर सूचित करें, एवं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो। धन्यवाद।